हीरा उनके सामने था। सभी थोड़े रिलैक्स थे। इसी बात का फायदा उठाकर क्रिश उस हीरे को लेकर थोड़ा खिड़की एरिया की तरफ आया और अचानक ही उसने उस हीरे को खिड़की के रास्ते हवा में उछाल दिया और अब वह बिना इधर-उधर देखे चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी हेनरी होश में आकर उस हॉल में दौड़ते हुए आया। अचानक ही राका से टकरा गया। हेनरी के हाथ में रखा हुआ लेजर लाइट प्रोटेक्शन रिमोट अचानक ही फ्लोर पर गिर गया और इसी बात का फायदा उठाकर राका ने बड़ी ही स्मार्टनेस से उस रिमोट को एक बार फिर एक्सचेंज कर दिया। अब असली रिमोट वापस हेनरी के हाथों में था। अब किसी को भी इस बात पर शक नहीं हो सकता था कि यह रिमोट एक्सचेंज किया गया था। इधर दूसरी तरफ ए के सामने युवान खन्ना और जीवा उसके माथे पर गन ताने खड़े थे। इसके साथ ही उसे चारों तरफ से युवान खन्ना के बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। ए ने अपनी नजर घुमाकर देखा। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। अब वह समझ चुका था कि वह यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता और तभी जीवा की गरजती हुई आवाज ए के कानों में गई, जो उस पर गन ताने अपनी वार्निंग लुक देते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? अपना मास्क हटाओ और अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। खबरदार, जो कोई भी चालाकी करने की कोशिश की। जीवा की वार्निंग वाली आवाज सुनकर एक चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, लेकिन वह अपने सामने जीवा और युवान खन्ना को काफी हैरानी से देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त ब्लू डेविल मार्क्स था। ब्लैक लेदर जैकेट के ऊपर उसने हुडी पहन रखा था और अपने सर को हुडी की टोपी से ढक रखा था। उसकी सिर्फ काली आंखें ही नजर आ रही थी। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी युवान खन्ना एक बार फिर उसे वार्निंग लुक देते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? अपना मास्क हटाओ क्यूटी। मैं जानता हूँ मार्क्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम हो। डोंट वरी, अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान जाओगी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अपना चेहरा दिखाओ। कहते हुए युवान काफी क्यूरियस नजर से सामने खड़े ए को देख रहा था, लेकिन विवान के मुंह से इस नकाबपोश के लिए क्यूटी सुनकर जीवा काफी हैरान हो चुका था और अब वह कंफ्यूज भरी नजरों से नकाबपोश को देखने लगा। अब नकाबपोश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी अपने चेहरे से मास्क हटाया और सामने का नजारा देखकर युवान और जीवा दोनों की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? तुम्हारी बर्बादी। कहते हुए सामने खड़ा अनजान शख्स अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि उसके सामने कोई अनजान लड़की ही खड़ी थी जिसे युवान या जीवा दोनों में से कोई भी पहचानता नहीं था। लेकिन इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ समझ पाता, अचानक ही वहां खड़े सभी गार्ड जीवा और युवान खन्ना के चेहरे के सामने बहुत सारे आर्टिफिशियल हाईटेक मच्छर घूमने लगे। इसके साथ ही वह सभी मच्छर अपने साथ कुछ स्पेशल गैस रिलीज कर रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को आंखों और नाक में तकलीफ होने लगी। और इससे पहले कि वह दोनों अपने आप को कवर कर पाते या अपने गार्डों को कोई कमांड दे पाते,
उनके गार्ड तुरंत ही बेहोश होकर वहां एक के बाद एक गिरने लगे। यह नजारा देखकर जीवा और युवान समझ चुके थे कि यह कोई जहरीली गैस है और उन्होंने तुरंत ही अपने फेस और नाक को कवर करना शुरू कर दिया। और इसी बात का फायदा उठाकर अचानक ही पीछे से दो लोग उन पर फायरिंग करने लगे। युवान और जीवा के गार्ड बेहोश हो चुके थे। वह दोनों भी इस वक्त तकलीफ में थे, लेकिन इसके बावजूद वह दोनों खुद को प्रोटेक्ट करने लगे और इसी बात का फायदा उठाकर सामने खड़ा नकाबपोश तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। अब पीछे खड़े लोग उन पर फायरिंग करने लगे। अब वह लोग तुरंत ही बचकर निकलने को हुए। तभी अचानक सामने से एक बॉडीगार्ड ने ए के माथे पर गन तानी। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की, भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। अपना मास्क हटाओ। कौन हो तुम? कहते हुए उस बॉडीगार्ड ने बिना एक पल की देरी किए एक के चेहरे का मास्क हटा दिया और उसके सामने एक खूबसूरत मासूम सी लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और अब वह अपने चेहरे पर गंदी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, वाह, तो तुम हो इस नकाब के पीछे। इतना खूबसूरत और मासूम चेहरा और इतने खतरनाक इरादे। बॉस तो तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन बॉस से पहले एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। कहते हुए वह बॉडीगार्ड बहुत ही गंदे तरीके से उस लड़की को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। तभी वह लड़की मुस्कुराते हुए जोर से बोली, तुम मुझे छेड़ोगे? तुम्हारी इतनी औकात? कहते हुए वह लड़की अचानक ही अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए उस गुंडे के दोनों पैरों के बीच अटैक करती है और इससे पहले कि वह बॉडीगार्ड खुद को संभाल पाता, वह लड़की तुरंत ही अपने कराटे मूव दिखाते हुए उस बॉडीगार्ड की पैर पर न जाने कितने ही वार कर चुकी थी। उसकी हर जगह की हड्डियां कई आवाजों के साथ क्रैक हो गई थी। अब वह बॉडीगार्ड दर्द से कराते हुए अचानक ही जमीन पर ढेर हो गया और तभी वह लड़की अपने हाथों की उंगलियों में पहने हुए बाघ पंजे से तुरंत ही उस बॉडीगार्ड के गले पर वार करती है, जिससे कि उस बॉडीगार्ड का गला तुरंत ही फटकर खून की फुहार फेंक चुका था। इस खून के चीथड़े उस लड़की के चेहरे पर भी आ चुके थे और तभी वह बॉडीगार्ड दर्द से कराहते हुए मर चुका था। अब वह लड़की अपनी जलती हुई निगाहों से उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखते हुए बोली, मैं क्यूट और मासूम सिर्फ अपने साइको के लिए हूँ। तुम लोगों के लिए तो मैं तुम्हारी मौत हूँ, बर्बादी हूँ। मैं तुम लोगों की डेवल प्रिंसेस हूँ, ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन हूँ। मेरा जन्म ही तुम्हारे बॉस की बर्बादी के लिए हुआ है और इसका काम डाउन शुरू हो चुका है। कहते हुए आशी की आंखें नफरत से जल रही थी और तभी आशी के कानों में किसी की आवाज आई, ए, क्या कर रही हो तुम? जल्दी निकलो यहाँ से, खतरा बढ़ता जा रहा है। और इस आवाज को सुनते ही आशी ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगाया और तुरंत ही वहां से उठकर भागने को हुई, लेकिन अचानक ही किसी ने पीछे से उस पर गोली चलाई और इससे पहले कि यह गोली आशी को लग पाती, अचानक ही आशी और उस गोली के बीच कोई शख्स आ गया।
यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने तुरंत ही पीछे पलटकर उस घायल इंसान को देखा और जिसने गोली चलाई थी उस गार्ड को। और तभी बी ने सही मौका देखकर उस गार्ड पर गोली चलाकर उसके खोपड़ी के बीचों बीच एक छेद कर दिया। वह गार्ड तुरंत ही जमीन पर ढेर हो गया। आशी ने नोट किया कि जिस शख्स ने आशी की जान बचाई थी वह जल्दी से दौड़कर उस इंसान को अपनी बाहों में संभालकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, अंकल, कौन है आप और आपने मेरी जान क्यों बचाई? ओ गॉड, आपको तो बहुत चोट लगी है। आप चलिए मेरे साथ, आपको डॉक्टर की जरूरत है। तभी आशी की बात सुनकर वह इंसान जो फर्श पर इस वक्त गिरा हुआ था, उसके कंधे के पास से खून निकल रहा था। उसने दर्द से आशी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि माफिया किंग के लोग आ जाएं। तुम मुझे यहीं छोड़ दो। उस इंसान की बात सुनकर आशी और उसके साथ उसका साथी भी जल्दी से उन लोगों के पास आया और उस इंसान को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, आशी, कौन है यह? पता नहीं, पर इन्होंने मेरी जान बचाई है। इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। जल्दी इन्हें यहाँ से ले चलो। कहते हुए आशी उस इंसान को संभालने लगी। तभी वह एक बार फिर दर्द से आशी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम लोग मुझे छोड़कर जाओ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से। उन लड़कियों की लाइफ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा जाना जरूरी है, इससे पहले कि ड्रैगन किंग को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। तुम जाओ यहाँ से। और उस इंसान की बात सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कंफ्यूजन से उस इंसान को देखते हुए कहा, आप कौन हैं और मेरे बारे में कैसे जानते हैं? यह सुनकर वह इंसान अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाकर बोला, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, डेविल प्रिंसेस। बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, वह लोग आ रहे हैं। कहते हुए उस इंसान ने दर्द से अपना हाथ उठाकर एक दिशा की तरफ इशारा किया। आशी उस इंसान को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका साथी भी जबरदस्ती आशी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से लेकर आ गया और वह इंसान अपने दर्द भरी आंखों से आशी को जाता हुआ देखता रह गया। आशी भी बार बार पलटकर उस इंसान को देख रही थी और अगले ही पल होटल के अंदर भी इस बात की खबर फैल चुकी थी कि यहाँ पर कुछ लोगों का अटैक हुआ है और इस बात का फायदा उठाकर सभी माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ क्रिश, याना और राका भी उस होटल से बाहर निकले और तभी क्रिश की नजर अंधेरे में छुपकर भागते हुए ए और बी पर गई। क्रिश जैसे ही उन दोनों के पीछे जाने को हुआ, तभी उसने देखा युवान खन्ना और जीवा के बॉडीगार्ड्स उस पूरे इलाके को घेर चुके हैं। अब सभी उन दोनों को ढूंढने के लिए बेचैन थे। क्रिश जानता था वह लोग जो कोई भी है युवान खन्ना के दुश्मन है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया
जैसे वह कुछ जानता ही नहीं। और अब देखते ही देखते सभी माफिया अपने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकलने लगे। तभी हेनरी और विवान खन्ना को पता चल चुका था कि फिलहाल उन लोगों के पास जो हीरा है वह बदला जा चुका है, और अब वह गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। हीरे की तलाश में वह वहां लगभग सभी माफिया और उनके बॉडीगार्ड को हाईटेक मशीनों द्वारा चेक करने लगा, लेकिन वहां किसी के पास भी वह हीरा नहीं था। कुछ न मिलने के बाद विवान खन्ना ना चाहते हुए भी सभी माफिया को वहां से जाने की इजाजत दे चुका था, पर उसकी तिरछी नजर अभी भी क्रिश पर थी, जो कि अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मार्क्स पहने बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गया। कोई सबूत न होने के कारण विवान खन्ना चाहकर भी इतनी सारी माफियाओं के बीच क्रिश का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि माफिया गैंग का यही रूल है, किसी भी माफिया के सामने आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, चाहे वह आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। और अब हीरा चोरी होने का शक उन दोनों पार्टनर पर जा रहा था, जो कि नकाबपोश की भेष में थे। और तभी अचानक ही वहां हेनरी चिल्लाते हुए आया, गोदाम में सोने के बिस्किट और लड़कियां भी गायब हैं। और यह खबर मिलने के बाद विवान खन्ना तो गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा नुकसान था। वह अपने बाल नोचते हुए दहाड़े मार रहा था, और उसकी गुस्से भरी चीख उस पूरे होटल में गूंज रही थी। क्रिश राका के साथ वहां से निकल चुका था, और कार में राका ने भी उसे यही इंफॉर्मेशन दी। अब वह भी जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर यह पी है कौन, क्योंकि वहां से भागने वाले नकाबपोश के गेटअप को पहचान कर क्रिश इतना तो जान चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि पी है। क्रिश की कार में इस वक्त क्रिश और राका ही थे। याना पीछे दूसरे बॉडीगार्ड्स की कार में आ रही थी। अब राका ने क्यूरियस होते हुए क्रिश से पूछा, किंग, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वह डायमंड तो हमारे पास था, पर चेकिंग के वक्त हमारे पास डायमंड मिला नहीं। आखिर वह डायमंड है कहाँ? और राका की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कार के शीशे को नीचे करता है। अब वह अपने हाथ को कार की खिड़की से बाहर निकालकर हवा में ऊपर की तरफ उठाता है, और क्रिश के ऐसे करते ही अचानक एक ईगल क्रिश के हाथों पर आकर बैठ गया। क्रिश ने अपने हाथ को वापस करके अंदर लेकर आया, और तभी उस ईगल के मुंह से वह डायमंड निकाला। ईगल के मुंह से डायमंड देखकर राका की आंखें हैरानी से फैल गईं, और अब वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेते हुए बोला, मान गए किंग, आप सचमुच किंग हो। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर उस पी ग्रुप का असली मोटिव क्या है, और उसने अपनी जान पर खेलकर लड़कियों को यहाँ से आजाद क्यों किया। राका के सवाल को सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए मन ही मन सोचने लगा, और शायद उस पी ग्रुप के कुछ कुछ मोटिव समझ आने लगे थे। और इधर दूसरी तरफ आशी अपने पार्टनर बी के साथ एक जंगल एरिया में एक बहुत ही बड़े बेसमेंट के सामने खड़ी थी। दोनों ने इस वक्त
अपने चेहरे पर वही डेविल नकाब पहन रखा था। और तभी वह लड़कियां आशी और बी के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए इमोशनल होते हुए बोली, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी जान बचाई। आज आप लोगों के कारण हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और लड़कियों की बात सुनकर आशी मार्क्स के अंदर से ही मुस्कुराते हुए उन लड़कियों से बोली, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारा काम था। वैसे आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है कि आप लोग कुछ दिन इस बेसमेंट में रहें। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जरूरत का हर सामान अंदर मौजूद है। अभी वह माफिया काफी गुस्से में है और आप लोगों को ढूंढने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होगा। कुछ दिन मामला शांत हो जाने तक आप लोग यहीं रुके रहिए। बहुत जल्द हम लोग आपको यहाँ से निकाल कर आप लोगों को घर सुरक्षित पहुंचा देंगे। तब तक आप लोगों को हम पर भरोसा रखना होगा। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारी मदद की मेरा रूप लेकर, वरना वह लोग मुझ तक पहुंच जाते। आशी की बात सुनकर सामने खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज आप थैंक यू मत कहिए, आपने हमारी जान बचाई। आपके लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी तो हम दे ही सकते थे। पर सच कहूं, आज उन लोगों को अपने सामने खड़े देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि मुझे भरोसा था आप लोग मुझे बचा लेंगे। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, करने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस लड़की की बात सुनकर आशी और उसके साथी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आशी अपने साथी के साथ वहां से निकल गई। अब दोनों ही एक बाइक पर बैठकर काफी स्पीड से वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में वह दोनों डेविडसन विला के पीछे आए और अब उन्होंने अपना गेटअप एक बार फिर चेंज किया। दोनों ने अपनी ड्रेस वहीं एक जंगल में एक सीक्रेट बॉक्स के पीछे छुपा दी। और अब आशी ने मुस्कुराते हुए अपने पार्टनर की तरफ देखते हुए कहा, चल अब तू भी अपना गेटअप चेंज कर। मास्टर को हमारी कामयाबी की खुशखबरी भी तो सुनानी है। मुझे इस खुशखबरी के बारे में पहले ही पता चल चुका है आशी, और मुझे तुम लोगों पर गर्व है। इन शब्दों को सुनते ही आशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने उसके मास्टर खड़े थे। और तभी मास्टर को देखते हुए बी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको तो हम पर गर्व होना ही चाहिए मास्टर। आखिर हमने इतनी अच्छी प्लानिंग जो की थी, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह प्लानिंग के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था। आखिर यह सब हुआ कैसे? आशी उस सीक्रेट बेसमेंट के बारे में कैसे जानती है? और बी के सवालों को सुनकर आशी और मास्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। और तभी आशी ने बी की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए पूछा, पहले ये बता कि यह सवाल मेरा पार्टनर पूछ रहा है या मेरा बेवकूफ दोस्त समर? भाई आखिर हम भी तो जाने कि हम जिसे अपना राज बता रहे हैं वह इस राज को जानने लायक है भी या नहीं। पता चला कि किसी के सामने जाकर उसने सारी सच्चाई की उल्टी कर दी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो वाट लग जाएगी। आज तक हमने जिस राज को राज रखा है
उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे सबके सामने लाइव टेलीकास्ट होने में। और आशी की बातों को सुनकर समर यानी बी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब उसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए मुंह बनाकर आशी से कहा, क्या क्या कहा तूने मुझे? मैं सच्चाई की उल्टी करता हूँ? तेरे कहने का मतलब क्या है आशी, कि मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती? तू शायद भूल रही है, इतने टाइम से तेरे राज को राज रखने में मैंने तेरी कितनी मदद की है। अरे तू तो कभी भी पकड़ी जा सकती थी, कभी विवान खन्ना के उस सीक्रेट गोदाम को ब्लास्ट करते वक्त तेरे पैरों को छूकर जो गोली निकली थी, या फिर उस दिन वह डेजर्ट में हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करते वक्त रेत के किलों से गिरकर तेरे हाथों और पैरों में जो चोट लगी थी, उन सब को कवर करने में मैंने ही तेरी मदद की थी। तेरे बाथरूम में लगे हुए मेटल के रैक को पॉइंट को बाहर निकालकर और रनिंग करते वक्त जानबूझकर गिरकर, ताकि सबको यही लगे कि हम दोनों ट्रेनिंग करते वक्त घायल होते हैं। वरना तेरा राज का पर्दा फाश कब का हो चुका होता। और तू भूल रही है वह छोटे छोटे मच्छर जो हम हर वक्त उड़ाते रहते हैं, जो हर बार बाजी जीतने में हमारी मदद करते हैं, उनका इन्वेंशन भी मैंने किया है। नेशनल लेवल का टॉप मैकेनिकल एक्सपर्ट हूं मैं, और वह तो सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वरना आज मैं नासा के साइंटिस्टों के बीच बैठा रहता और तुझे मुझसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। करोड़ों रुपए में बिकते मेरे ऑटोग्राफ, समझी? और समर की बातों को सुनकर आशी भी अपने सीने पर हाथ बांधते हुए, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। तू सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है। बस प्रॉब्लम यह है कि तुझ में थोड़ी औरतों वाली एक्टिविटी है। तेरे पेट में कोई बात पचती ही नहीं, इसलिए तुझे कुछ भी बताने में थोड़ा सा डर लगता है। और कुछ नहीं, तू तो मेरा भाई है रे। वी आर द बडीज, यू नो। कहते हुए आशी ने मुस्कुराते हुए समर के कंधे पर हाथ रखा और अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सही कहा ना मास्टर? समर और आशी की बातों को सुनकर मास्टर थोड़ा मुस्कुराया। तभी समर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से तारीफ करती है तू मेरी, बंदरिया कहीं की। अच्छा यह बता, हमें एक तीर से 3 शिकार करने थे। पहले वहां का सारा पैसा चुराना था, वह तो हमें बाद में वहां जाकर पता चला कि वहां पैसा नहीं बल्कि सोने के बिस्किट है। और जैसा कि तूने कहा, तुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि तुझे उस बेसमेंट के बारे में कैसे पता। और हमारा दूसरा टारगेट था उन लड़कियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना, जो करने में हम कामयाब भी हुए। लेकिन हमारा तीसरा टारगेट, जो उस डायमंड को चुराना था, पर अफसोस कि हम उसे चुराने में नाकामयाब रहे। पता नहीं कहां से वह बेवकूफ अचानक वहां युवान खन्ना आ गया, वरना आज वह बिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत का वह डायमंड हमारे हाथों में होता। मैं तो बस उस खूबसूरत हीरे को अपने हाथों से चुराने के लिए, उसे देखने के लिए इतना बेताब था। आज तक सिर्फ फिल्मों में ही डायमंड देखा है, आज मौका मिला था रियल लाइफ में इतना कीमती डायमंड देखने को।
उस गधे के कारण वह सपना भी मिट्टी में मिल गया। इन शब्दों को कहते हुए समर काफी मायूस लग रहा था और तभी उसकी बातों को सुनकर आशी और मास्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आशी जोर जोर से हंसते हुए बोली, समर, तू गलत सोच रहा है। हम लोग वहां एक तीर से 3 शिकार करने गए थे और हमारा कोई भी शिकार फेल नहीं हुआ। हम जिस काम के लिए वहां गए थे वह कामयाब हो चुका है। और आशी की बात को सुनकर समर हैरान होते हुए बोला, व्हाट? कैसी बातें कर रही है तू? हम डायमंड चुराने में कामयाब नहीं हुए तो भला हमारे 3 शिकार कंप्लीट कैसे हुए? मुझे तो तेरी बातें समझ नहीं आ रही। कहते हुए समर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था और तभी आशी मास्टर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं सही कह रही हूँ। हम कामयाब हुए हैं क्योंकि डायमंड चुराना हमारा टारगेट था ही नहीं। हम तो वहां कुछ और करने गए थे। और आशी की बातों को सुनकर समर हैरानी से आशी की ओर अपने मास्टर की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट? हम डायमंड चुराने नहीं गए थे? कहने का मतलब क्या है तेरा? अब यह मत कहना कि तू वहां लड़कियों का डांस देखने गई थी या फिर उस 5 स्टार होटल का खाना खाने, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग इतनी मुसीबत में वहां अपनी जान का रिस्क लेकर पार्टी करने तो नहीं गए थे। और समर की बातों को सुनकर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल समर, तुम लोग वहां पार्टी करने नहीं गए थे, लेकिन आशी जिस काम के लिए वहां गई थी वह काम कंप्लीट हो चुका है। अब मास्टर ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, आशी, तुम्हें वह पेपर और सैंपल मिले बेटा, जो हमारा तीसरा और फाइनल टारगेट था? और यह सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स बाबा, आखिर मैं इसी चीज के लिए तो वहां गई थी, अपना नाम, अपनी पहचान और अपना हक लेने। कहते हुए आशी ने अपने बैग से एक पेपर और कुछ सैंपल, उसके साथ कुछ रिपोर्ट निकालकर राहुल की तरफ बढ़ा दिए। और अब राहुल उन सैंपल, रिपोर्ट और पेपर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड, मुझे तुम पर गर्व है। फाइनली हमें जो चाहिए था वह हमारे हाथ लग चुका है। यह चीज तुम्हें वह दिला सकती है जिसकी तुम हकदार हो। इसे संभाल कर रखना आशी, आगे फ्यूचर में तुम्हें बहुत काम आने वाला है। और राहुल की बातों को सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। और अब समर कंफ्यूजन से उन चीजों की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या है आशी? यह पेपर, यह डॉक्यूमेंट्स किस चीज के हैं और तुम इन्हें कहां से लेकर आई? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो लगा कि हम लोग वहां डायमंड चुराने जा रहे हैं, पर तुम वहां से यह डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो। आखिर चल क्या रहा है? पहले यह बताओ कि तुम्हें उस सिगरेट डोर के बारे में कैसे पता? यह बार बार मेरा सर दर्द कर रहा है। कहते हुए समर अपने बाल नोचने लगा और तभी आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत लंबी कहानी है, चल मैं तुझे शॉर्टकट में समझाती हूँ, जितना तेरा जानना जरूरी है। तो सुन, मैं उस डायमंड को चोरी करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि कुछ ही घंटे में वह डायमंड खुद ब खुद चलकर मेरे हाथों में आने वाला है, क्योंकि क्रिश उस डायमंड को खुद
आकर मुझे गिफ्ट करेगा। तो जिस चीज के लिए कोई और मेहनत कर रहा है, मैं उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके उस चीज को अचीव करने में अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, जिसे लेने का हक सिर्फ मेरा है। मेरा मेन टारगेट था यह पेपर, जिसे मैंने हासिल कर लिया है। इसमें क्या है, यह वक्त आने पर तुझे पता चलेगा। फिलहाल उस बेसमेंट के बारे में मुझे कैसे पता? तो इस बात का जवाब यह है कि जिसे तुम लोग आज 5 स्टार होटल देख रहे हो, कभी वह मेरा घर हुआ करता था। मेरे पापा का बनाया हुआ आलीशान जिंदल विला, जिसकी मैं प्रिंसेस थी। लेकिन उस विवान खन्ना ने मेरे पापा के जाने के बाद उस विला को हथिया लिया और आज उस 5 स्टार होटल के नाम से चला रहा है। और आज इस 5 स्टार होटल में उसने अपने इल्लीगल काम को करने की कोशिश की थी, पर वह बेवकूफ इतना नहीं जानता कि भले ही वह उस विला को हथिया ले और उसमें बहुत सी चीज ऐसी है जिसके बारे में वह आज तक नहीं जान पाया और ना ही कभी जान पाएगा, क्योंकि पहले इसके बारे में सिर्फ किंग और उसकी फैमिली को पता होता है, नौकरों को नहीं। मुझे नहीं पता हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में मेरे पापा को पहले से ही पता था या नहीं, पर कुछ महीने पहले साइको के जाने के बाद जब मैं अकेले में काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी, तब बाबा ने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए मेरी मम्मी और पापा के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू किया। उन फोटोग्राफ्स में मैं अपने पापा की गोद में खेल रही थी और वह फोटोग्राफ्स इस फिनिक्स विला के थे, जो आज होटल बना हुआ है। पर उन फोटोग्राफ्स में एक बात कहीं अजीब थी कि पापा ने मेरी जितनी भी फोटो अपने साथ ली थी, वह इस सीक्रेट रूम नंबर 3112 की थी। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि साइको ने मुझे जो लॉकेट दिया, जिसे मेरे पापा ने उसे गिफ्ट किया था अपना शिष्य बनाते वक्त, उस पर भी सेम यही नंबर लिखा हुआ था, 3112। आखिर यह 3112 किस चीज का नंबर है? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। कहानी आपको कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर भेजिएगा और साथ ही हमारी कहानी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर